जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जहां बिहार के नतीजों ने राजद और कांग्रेस को सदमे में डाल दिया है, बड़ा झटका दिया है, वहीं 14 नवंबर को कश्मीर के उपचुनाव में उमर अब्दुल्ला के होश उड़ गए हैं। चेहरा लाल है उनका, उतरा हुआ है चेहरा, क्योंकि उपचुनाव में उनकी बड़ी हार हुई है। देखिए, बिहार के नतीजों ने ये उपचुनाव के नतीजों को ढक दिया, जो कि बड़ी बातें कहते हैं, बड़े संकेत देते हैं। बिहार में मिला भी प्रचंड बहुमत है एनडीए को, तो चर्चा होनी लाजमी थी। लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर में भी 2 उपचुनाव थे और दोनों बेहद अहम थे, और खास तौर पर उमर अब्दुल्ला के लिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला इस उपचुनाव में बुरी तरह हार गए और उनका जो एक लिटमस टेस्ट होना था, उस लिटमस टेस्ट में वो फेल हो चुके हैं। बडगांव का चुनाव था, बडगाम का चुनाव, जो उमर अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। 52 सालों से ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, 1974 से, और उमर अब्दुल्ला खुद इस सीट पर जीते थे। उन्होंने बडगाम और गांदरबल से चुनाव लड़ा। अब गांदरबल उन्होंने अपने पास रख ली, पुश्तैनी सीट थी, और बडगाम छोड़ दी। अब यहाँ पर हुए उपचुनाव और उमर अब्दुल्ला के लिए बन गया इज्जत का सवाल, क्योंकि इस बीच में वो चारों तरफ से घिरे हैं। स्टेटहुड को लेकर पीडीपी सवाल करती है, कुछ और निर्दलीय सवाल करते हैं कि उमर अब्दुल्ला सख्ती से मांग नहीं कर रहे हैं, केंद्र के साथ मिला जुला रवैया अपना रहे हैं, और ये लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। पीडीपी आरोप लगाती है। यहाँ से बीजेपी भी घेरती है कि उमर अब्दुल्ला बहानेबाजी कर रहे हैं। एलजी ने भी कहा कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड का बहाना कर रहे हैं, बल्कि इनके पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। आप काम कीजिए उसके आधार पर, वो काम आपके कौन रोक रहा है? और आप खुद जानते थे कि आप यूटी के मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर भी आपने चुनाव लड़ा था, तो अब आपको क्या दिक्कत है? तो उमर अब्दुल्ला तो ऐसे फंसे हैं, क्योंकि इन्हें तो स्टेटहुड चाहिए। जिस आधार पर इन्हें वोट मिलना था, कि आपको ध्रुवीकरण इनके लिए हुआ था कि सबको छोड़ दिया और उमर अब्दुल्ला को दिया, जबकि सब कह रहे थे कि इस बार जम्मू कश्मीर में 2024 के चुनाव में वोट बटेगा और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन एक हिंदूवादी पार्टी को कैसे जिता सकते हैं वहां पर? तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला को प्रचंड बहुमत दिया गया, वोट दिया गया खुलकर, ताकि स्टेटहुड लेकर फिर से वही माहौल बना सके जो पहले था, अलगाववाद का, पाकिस्तान समर्थन का, आगजनी का, हिंसा का। लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है, तो उमर अब्दुल्ला इसलिए घिर रहे हैं। ऐसे में बडगाम की सीट जीतना उनके लिए इसलिए जरूरी था ताकि वो ये साबित कर सके कि अब भी उनकी वही लोकप्रियता है और कश्मीर के लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन वो हार गए। उनकी पार्टी से थे आगा सैयद महमूद और पीडीपी की पार्टी से थे आगा सैयद मुंतजिर जो है वो 4400 वोटों से जीत चुके हैं। ये उमर अब्दुल्ला अपने गढ़ वाली सीट खो चुके हैं और ये उनके लिए कई तरह से घातक है। एक तो उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठेगा। वो इस वक्त ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पेश किए जा रहे हैं जिनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, जो ना कश्मीर के लोगों की कुछ कर पा रहे हैं, ना केंद्र से वो भिड़ पा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री की उनकी छवि बन चुकी है जो फंसे हुए हैं। दूसरा, बडगाम उनकी सीट थी, बडगाम पर वो अभी जीते थे, और जो अभी जिन्होंने पीडीपी से अभी चुनाव लड़ा, मुंतजिर, उन्होंने वो पिछली बार उमर अब्दुल्ला से हार गए थे। लेकिन देखिए, उपचुनाव और चुनाव में अंतर होता है। चुनाव में लगता है कि हाँ, मुख्यमंत्री बनाना है, तो पसंद हो नहीं पसंद हो किसी पार्टी को ध्रुवीकरण में जिता दो। लेकिन उपचुनाव में पता होता है कि हार भी गए उमर अब्दुल्ला, तो मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, बीजेपी की सरकार थोड़ी आ जाएगी, रहेगी तो एनसी। तो इसीलिए इस बार उनसे एक तो इस बात का भी गुस्सा निकला है लोगों का कि उन्होंने बडगाम सीट छोड़ी और उसमें भी 1 साल में कोई सुध नहीं ली। तो वहां के लोगों को ये था कि उमर अब्दुल्ला को, एनसी को सबक सिखाना है कि आप हमें हल्के में मत लीजिए। दूसरा, पीडीपी जो सवाल उठा रही है, इनके अपने ही आगा रुल्ला मेहदी जो इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं और यहीं पर आगा समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, क्योंकि उनको भी स्टेटहुड का सवाल है। उनको भी अपने लोगों को खुश करना होता है कि भाई क्यों नहीं मिल रहा है स्टेटहुड, तो मैं अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाऊं। इसलिए उन्होंने प्रचार नहीं किया और उनकी अपनी राजनीति भी चल रही है। तो इनकी पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में थी और पीडीपी ने कड़ी चुनौती दी तो ये जीत गई और उमर अब्दुल्ला हार गए। अब उमर अब्दुल्ला की छवि पर और बड़ा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि इनको अब कश्मीर के लोग इनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। ये सवाल बार बार पीडीपी उठाएगी और उमर अब्दुल्ला के पास इसका जवाब होने नहीं वाला है। यही उनकी चिंता का कारण था, अब वो चिंता भी सच हो गई है।
अब वही उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है कि पीडीपी जो उन्हीं के विचार वाली पार्टी है वो यहाँ पर बढ़त बना रही है। क्योंकि देखिए जो मुंतजिर जीते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारत के पक्ष वाले नेता है, ये सब है तो एक ही जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो मुंतजिर जीते हैं उनके पिता अलगाववादी नेता थे, हुर्रियत के साथ काम कर चुके हैं, इनका अलगाववादी संगठन था, तो सब उसी परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं। एक ही तरह का इनका हाल है भारत विरोध का। लेकिन अब आपस में भी तो कंपटीशन है ही, उस कंपटीशन में कोई आगे कोई पीछे रहता है और उमर अब्दुल्ला अपने आप को पिछड़ता हुआ देख रहे हैं। और उनके साथ समस्या ये हो जाती है कि वो ना तो स्टेटहुड की बात छोड़ सकते हैं, ना ही वो केंद्र पर ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि केंद्र पर दबाव डालेंगे तो फिर केंद्र अपना दबाव डालेगा, तो रहा सहा जो है वो भी नहीं रहेगा उनके पास, तो उनको अपनी कुर्सी का भी डर सताता है। और इस सीट के साथ साथ उमर अब्दुल्ला एक और सीट आ रहे हैं, नगरोटा की उपचुनाव, वहां पे भी सीट थी, जम्मू में है नगरोटा की सीट, उपचुनाव था, वहां पर बीजेपी की उम्मीदवार देवयानी राणा जीती है और वो करीब 24,000 वोटों से जीती है। वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उम्मीदवार उतारा और जम्मू में तो हालत इनकी खराब ही रहती है, ये तीसरे नंबर पर इनकी उम्मीदवार आई और बहुत कम सीटें उनको मिली है देवयानी के मुकाबले। और यही सीट इसीलिए उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को देना चाहते थे, कांग्रेस को पता था कि हारना तो है ही, तो हार का ठप्पा किस लिए ले यहाँ पर। ये सीट बीजेपी की ही थी, उनके देवेंद्र सिंह राणा यहाँ से विधायक थे जिनका निधन हो गया, तो बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी, अपनी सीट अपने पास रखी, लेकिन उमर अब्दुल्ला नहीं रख पाए, और वो भी वो सीट जो उनकी पार्टी की सीट थी, जिस पर वो इतने सालों से जीतते रहे हैं, उनकी पार्टी जीतती रही है। तो शर्मनाक स्थिति इस वक्त उमर अब्दुल्ला के लिए हो चुकी है, स्टेटहुड उनके गले की फांस बन चुका है, और वो कोशिश करते हैं कि इधर केंद्र की सरकार साथ भी कुछ संबंध ठीक रहे, कि कट जाए 5 साल, और इधर सोचते हैं कि जनता के बीच में मैं दिखाता रहूं कि मैं तो आप ही वाला हूं, वही कट्टर हूं मैं आपकी तरह। इसलिए अभी बयान देखिए उनका, जो अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कश्मीर के सारे इतने सारे डॉक्टर पाए गए हैं और उनका पूरा नेटवर्क मिला है, आतंकी नेटवर्क, तो इसके बावजूद भी क्या बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि कश्मीर के सभी लोग आतंकी नहीं है, ये तो कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ का सौहार्द, यहाँ की शांति नष्ट कर दी है। ये क्या ये समय है जस्टिफाई करने का? क्या यहाँ कोई चुन चुन के पूछ रहा है, देख रहा है, सरकार ढूंढ रही है? जो लोग संदेह के घेरे में उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन यही लोग जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, और यही यहाँ की राजनीति रही है। जैसे ही कोई हमला हो, पकड़े जाने लगे, कह दे नहीं नहीं सभी थोड़ी है, सबको क्यों पकड़ रहे हो, कैसे किसी के माथे पे लिखा है, जांच के बाद ही तो पता चलेगा कौन सही है कौन नहीं है, लेकिन इनको बस जस्टिफाई करना है। तो इन्हें और हार्डकोर राजनीति करनी है उस वक्त, उस पक्ष के लिए, कश्मीर के लिए, जहां पर आगजनी, पत्थर और बाद ये सब चीजें होती रही है, और अब ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो आप ही का हूं और वही राजनीति करने वाला हूं। इसलिए इन्हें स्टेटहुड भी चाहिए। आखिर इनको मिला किस लिए? यही तो मिला था, ध्रुवीकरण हुआ था, इसीलिए मिला था कि पहले वाले हालात बना सके, और पहले वाले हालात आप बना सकते हैं जब स्टेटहुड होगा, जब पुलिस आपके पास होगी, जब आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, तब आप आतंकवादियों का समर्थन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करोगे। आज जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह एक्टिव थी, यहाँ पर सहारनपुर आकर जांच की जम्मू कश्मीर पुलिस ने, क्या कभी हुआ है ऐसा 370 हटने से पहले? तब संभव ही नहीं था, परमिशन नहीं मिलती इनको, लीक और हो जाती खबर। ये हाल थे, तो इनके हाथ में कैसे स्टेटहुड मिल जाए? स्टेटहुड तो इनको मिलने से रहा, क्योंकि इनके विचार ही ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इनके हाथ में और अधिकार दिए कैसे जाए? तब तो ये आज दिल्ली तक पहुंचे, फिर कहां पहुंच जाएंगे? तो इस मामले में केंद्र सरकार का स्टैंड क्लियर है कि उचित समय के बिना, यानी कि जब तक ये सब आतंकवादी घटनाएं, अलगाववादी चीजें, जब तक ये भारत के लिए निष्ठा पैदा नहीं होती है, तब तक नहीं मिलने वाला है। और इसमें उमर अब्दुल्ला फंस चुके हैं, कुर्सी उनकी खतरे में बनी रहती है, और इस उपचुनाव ने उनकी छवि को और खराब किया है। और अब उनके सामने ये चैलेंज है कि आने वाले चुनाव में वो किस मुंह से जाएंगे, और यहाँ तक कि 4 साल भी उनके लिए बने रहना यहाँ पर कठिन होने वाला है। बार बार उन्हें साबित करना होगा, जो ध्रुवीकरण में उन्हें वोट मिला है, उन्हें यही साबित करते रहना होगा कि ये वोट जिस मकसद से मिला है, मैं तो उसी मकसद के लिए काम कर रहा हूं, और जरूरत पड़ी तो उस मकसद के लिए इस्तीफा भी दे दूंगा, वो कह चुके हैं। तो अब उमर अब्दुल्ला ऐसे ही बीच बीच में किसी तरह चल रहे हैं। कब तक चल पाएंगे? 4 साल खींच पाएंगे? अब ये देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।